ओके, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबशर, क्या हाल है? आप ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज हमने बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर स्टार्ट करना है। सबसे पहले ये चैप्टर नहीं है, इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लें। बिकम फेमिलियर विद द बेसिक कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और इसी तरीके से be able to apply the proper biasing to ensure the operation in the active region. Recognize and be able to explain the characteristics, यानी वो जो colors हैं, become familiar with the important parameters, and be able to test the transistor and identify the three terminals. एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन है एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर्स पे। तो हमारा फोकस एनपीएन पे होगा। लाइट वगैरह का मसला हो गया आपका? जी सर। मैंने कहा लाइट का मसला आप हो गया? नहीं सर, अभी तो नहीं हुआ सर, लाइट नहीं है, दूसरी जगह आया हूँ अटेंड करने के लिए क्लास। ओके, ओके, ये मामला जो है ये 1947 में हुए थे। और 1947 में जो है प्राइमरीली इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, जो कि इससे पहले रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता था, उसके बाद जो है ना वो ट्रांजिस्टर जो है पहली दफा मार्केट में, ट्रांजिस्टर की इन्वेंशन जो है ना वो 1947 है। ट्रांजिस्टर की तो नहीं कह सकते, लेकिन इसको यूं कहें कि सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर। इससे पहले भी ट्रांजिस्टर मौजूद था और ट्रांजिस्टर का फंक्शन मौजूद था, लेकिन वो ट्रांजिस्टर का जो फंक्शन था वो वैक्यूम ट्यूब की मदद से। और वैक्यूम आज आपने जो भी कहना है आप लिख दें, आप लिख के बता दें। शहजाद, आप लिख के बता दीजिए जो आप कहना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से जो है वो 1947 में इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ नाम है यहाँ पे लिखे हुए, जिन्होंने इस प्राइमरली इस इन्वेंशन के ऊपर काम किया। और जिस जगह पे उन्होंने काम किया वो बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज, इसकी डायग्राम भी किताब में दिखाई है उन्होंने। तो ये एक ऐसा इवेंट था जिसमें ट्रांजिस्टर जो है वो मार्केट में जो यानी ईजाद हो गया, और उसके बाद जो बड़े बड़े सर्किट्स थे वो स्मॉल सर्किट्स में कन्वर्ट हो गए। ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्शन को देखें, डायग्राम से हम इसको ज़रा आसानी से समझते हैं कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर की एग्जांपल है। इसके अंदर अगर आप देखिए तो एमिटर, बेस और कलेक्टर, तीन जो है वो हमारे पास इसके टर्मिनल्स हैं, एमिटर और कलेक्टर। कलेक्टर
इसके दरमियान में एक एन चैनल है, चूंकि ये पी टाइप मटेरियल जो है वो प्राइमरली इसमें जो पॉजिटिव चार्ज की जो मूवमेंट है उसकी वजह से ये सारा जो काम है ये होगा। यहाँ पे वोल्टेज जो है वो मेंटेन की गई है। इसी तरीके से एक एक जो वोल्टेज है वो यहाँ पे मेंटेन की गई है। आमतौर पे हम पॉजिटिव की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो शो करते हैं। इस तरीके से हमने इस जो कॉन्फ़िगरेशन है इसकी करंट की डायरेक्शन जो है वो शो की है। आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि ये इसका ये वाला जो जंक्शन है ये प्लस और माइनस होने की वजह से ये फॉरवर्ड बाइस होगा, और इस करंट की वजह से जो यहाँ चार्ज पैदा होगा वो एन के लिए पॉजिटिव होगा और पी के लिए नेगेटिव होगा। तो यहाँ जो है ये फॉरवर्ड बाइस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो प्राइमरीली प्रोड्यूस होगी। ये इसका ऑपरेशन है। तो एक जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में और एक जंक्शन जो है वो रिवर्स बाइस में रखना होगा। अब इसके अंदर चार्ज कैरियर्स का जो फ्लो है वो कुछ डायग्राम की मदद से दिखाया गया है। एनपीएन का ये रहा। अब इस डायग्राम में ये जो दो डायग्राम आपको नजर आ रही हैं इनमें मेजॉरिटी कैरियर्स और जो माइनॉरिटी कैरियर्स है इसका फ्लो दिखाया गया है बाय यूजिंग द अप्लाइड जो वोल्टेज है उसके तहत। तो अगर आप देखें इसमें जो चार्ज पैदा हुआ है पी और एन, अगर हम डायोड की मदद ले लें, डायोड, तो ये जंक्शन एक पी एन डायोड की तरह काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ ई लिखूं और यहाँ पे बी लिखूं तो ये जो चार्ज इसके अक्रॉस यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है इसकी वजह से यहाँ जो चार्ज कैरियर्स का फ्लो है वो मेजॉरिटी कैरियर्स, तो इस तरीके से ये पार्ट जो है ये कंडक्ट कर रहा है और कंडक्शन इसमें हो रही है, और ये कंडक्शन हो रही है थ्रू मेजॉरिटी कैरियर्स। अब हम दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ जो डायोड की डायरेक्शन है वो अपोजिट है। और इसमें जो चार्ज डेवलप हुआ है उसने डायोड को रिवर्स बाइस कर दिया। अब रिवर्स बाइस में अगर हम मॉडल्स की बात करें तो ये तो एक ओपन सर्किट की बात हो रही है, लेकिन अगर इन रियलिटी जब प्रैक्टिकल मॉडल होता है या रियल मॉडल होता है, एक्चुअल मॉडल होता है, तो उसके अंदर जो माइनॉरिटी कैरियर्स में ये चार्ज जो है ये फ्लो करता है। जब हम इन दोनों सर्किट्स को आपस में कंबाइन यानी एक सर्किट की सूरत में शो करते हैं तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स और जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इन दोनों का इफेक्ट जो है वो ऐड हो जाता है, और जो करंट का फ्लो है वो इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो मैं ऐड कर रहा हूँ दोबारा से कि यहाँ जो लेट से एक करंट आई ई फ्लो कर रही है, और इसी तरीके से यहाँ से जो करंट है वो आई सी फ्लो कर रही है, और एक करंट जो है ऑब्वियसली वो बेस की तरफ से भी फ्लो कर रही होगी, यानी यहाँ से भी एक करंट की डायरेक्शन जो है वो हमारे पास होगी बेस करंट की। तो ये दोनों करंट्स जो है ये आपस में एक रिलेशनशिप जो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे मैथमेटिकल रिलेशनशिप में ये प्राइमरी हमें नजर आएगी। तो इन दो इसका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा कि माइनॉरिटी कैरियर्स एंड मेजॉरिटी कैरियर्स आर एडिंग टुगेदर, दोनों को ऐड करना होगा। यहाँ चूंकि कलेक्टर करंट इज द लीविंग करंट और हमने एक करंट जो बेस
बेस करंट है वो शो नहीं किए हैं, तो जो कलेक्टर करंट होगी वो एमीटर और बेस करंट दोनों का एडिशन होगा। ये चीज हम देखेंगे आगे आने वाली कुछ जो डायग्राम्स है उनमें। यहाँ कोई सवाल है आपके जहन में? जी बेटा, आप लोगों का किसी का कोई सवाल है? जयान, आपका कोई सवाल है? नो सर। आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि ये जनरली म्यूट हमने रखा हुआ है। आप क्वेश्चन करने के लिए खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको ये जो करंट्स हैं ये नजर आ रही हैं। करंट्स को उसने यहाँ शो कर दिया है। तो आई करंट जो है दैट इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी करंट, ये इस तरीके से ये रिलेशनशिप है। और यहाँ पे उसने मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर का फ्लो जो है वो पीएनपी जो ट्रांजिस्टर है उसमें दिखाया है। जब एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करेंगे तो उसमें जो डायरेक्शन होगी वो डिफरेंट होगी, करंट की डायरेक्शन डिफरेंट होगी। अब इसके सिंबल की बात कर लेते हैं और सिंबल के साथ साथ जो है वो जो अभी हम मैथमेटिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं वो करेंगे। पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है उसका सिंबल जो है वो इस तरीके से होता है कि एक एरो इनवर्ड की तरफ पॉइंट होती है, लेकिन जो एनपीएन का होता है वो इसके अपोजिट होता है और उसमें जो एरो है वो दूसरी तरफ। इस सर्किट को आम यानी जो सिंबल है इसको आमतौर पे जो है वो हम इस तरीके से बनाते हैं सर्किट्स में। ये जरा यहाँ शो जो किया गया है ये थोड़ा जरा डिफरेंट अंदाज में किया गया है क्योंकि ये इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ओरिएंटेशन। इस तरीके से बेस है हमारे पास और बेस के बाद एमिटर है हमारे पास और एमिटर के बाद हमारे पास जो है वो कलेक्टर। सॉरी, हाँ, कलेक्टर ऊपर बनाना था। एंड एमिटर। और जो करंट की डायरेक्शंस हैं वो कुछ इस तरीके से है कि ये बेस करंट है आई बी जिसको कहा गया है, और इसी तरीके से ये जो है ये हमारे पास तो कलेक्टर करंट है आई सी, और ये जो है हमारे पास एमिटर करंट है जो कि आई ई। तो सिंबल जो कि सर्किट्स में यूज होता है और एक्चुअल डायोड जो कंस्ट्रक्शन में उन्होंने शुरू में बताया है उसका इस्तेमाल नहीं होता है, तो हम इस सिंबल को ही आमतौर पर यूज कर रहे होंगे। अब हम इन इक्वेशंस की बात करते हैं। अगर आप डायरेक्ट देखें तो इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि जो एमिटर करंट है दैट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो इस फार्मूले को जो है वो यहाँ पे इस टेक्स्ट में भी लिखा गया है और ये इस चैप्टर का पहला फार्मूला। क्योंकि जब हम सर्किट्स की बात करते हैं तो सर्किट्स जो है उनको सॉल्व करने की बात करते हैं तो वहां पे हमें जो है वो फार्मूलाज की जरूरत पड़ती है। अगर इस फार्मूला को आप देखें तो एमिटर करंट इज इक्वल टू द कलेक्टर करंट प्लस द बेस करंट। चूंकि जब करंट की बात हो रही होती है तो करंट के अंदर जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों करंट्स की बात हो रही होती है, तो इसमें जो आईसी करंट है यानी जो करंट कलेक्टर करंट है उसके दो कंपोनेंट्स जो है वो दिखाए गए हैं कि आईसी द मेजॉरिटी करंट एंड आईसी द मिनॉरिटी करंट। यहाँ वो जो है ये ओपन को शो कर रहा है, ओपन दैट मीन आईसी करंट विद इमिटर टर्मिनल ओपन। तो अगर हम एक प्रिसाइज कैलकुलेशन करना चाहें और प्रिसाइज कैलकुलेशन में हमें मिनॉरिटी और जो जो क्या कहते हैं मेजॉरिटी और मिनॉरिटी करंट
की अलग अलग वैल्यूज दी हुई हो, जैसे आमतौर पर डेटा शीट में दी जाती है, तो वहां से फिर हम इस फार्मूले की मदद से जो आईसी की वैल्यू है ये मालूम कर सकते हैं किसी एक ट्रांजिस्टर के लिए। और फिर जो है वो बाकी की कैलकुलेशंस जो है वो चूंकि इसमें गेन एक पैरामीटर होता है, उस गेन पैरामीटर से फिर हम बाकी की कैलकुलेशंस आसानी से कर सकते हैं। ओके बेटा, यहाँ कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ये किताब आपके पास मौजूद है, किताब को जरूर रीड करें और रीड करना चाहिए। इसके बाद हमारे पास कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। अब जैसे नाम से जाहिर है कि इसमें जो बेस टर्मिनल है वो इनपुट और आउटपुट दोनों पे कॉमन है। कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और इसी तरीके से कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन स्टैंडर्ड सर्किट्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। लेकिन हम आमतौर पे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को ज्यादा फोकस करते हैं, इसलिए हम इस सेक्शन को स्किप करते हुए कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके ऊपर चले जाएंगे। लेकिन आप लोग जरूर इसको जब भी आपको टाइम मिले और आपका इंटरेस्ट डेवलप हो तो आप इसको ओपन करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जा रहे हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से पढ़ेंगे। ये सेक्शन 3.5 है। तो अगर आप देखें इसमें सबसे पहले द मोस्ट फ्रीक्वेंटली इनकोडेड ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन इज प्राइमरली कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जो एमिटर पोर्शन है वो कॉमन है और हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को फोकस करेंगे ताकि हम एक फोकस्ड जो एरिया है उसको कवर करें और उसके ऊपर ज्यादा अच्छे अंदाज में जो है वो फोकस करें। तो अब हम इस सर्किट को देखेंगे और इस सर्किट की बात करेंगे। तो इसमें जो मुझे कौन बताएगा कि एनपीएन ट्रांजिस्टर कौन सा है? जी कोई एक स्टूडेंट बता दे, विच वन इज एनपीएन? मुबशर आप बताएंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर कौन सा है इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन में? सर ये लेफ्ट वाला। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये लेफ्ट वाला जो है ये हमारे पास, क्योंकि इस पे एनपीएन लिखा हुआ है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब हम इसको जरा गौर से देखते हैं। देखिए इसमें पहले तो इसके टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल्स आइडेंटिफाई कर लें। दरमियान वाला टर्मिनल बेस कहलाता है, तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक टर्मिनल इसमें बेस के नाम से है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये बेस टर्मिनल है। इसके बाद चूंकि इसमें एमीटर कॉमन है तो हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनपुट और आउटपुट में जो कॉमन टर्मिनल है वो कहाँ है। इसका पता ग्राउंड से चलेगा, तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि ये जो है ये एक कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि इसमें जो एमीटर है वो ग्राउंड से अटैच है। ये तो अभी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन आएगी तो मैंने आपको बताया था किसी एक लेक्चर में कि जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं उनमें जब फॉरवर्ड बायसिंग की बात होती है तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस का होना ज़रूरी है, और आमतौर पे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के साथ रेजिस्टेंस का इस्तेमाल जो है वो कॉमन है। जो रिमेनिंग टर्मिनल है हमारे पास वो कलेक्टर टर्मिनल है, और ये टर्मिनल भी हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। तो पहली चीज जब आप सर्किट आपको मिलेगा तो सबसे पहले आपने जो है वो आइडेंटिफाई कर लेनी है कि इसके टर्मिनल्स कहाँ कहाँ हैं और कौन कौन से।
अगर फॉर एग्जांपल टर्मिनल आपको ना भी मिला हुआ हो तो सिंबल से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इसका मीटर टर्मिनल कहाँ है। उस मीटर टर्मिनल से फिर आप आसानी से जो बाकी कलेक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेस टर्मिनल तो बीच में ही होता है जब हम बात कर रहे होते हैं इसकी क्या कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके बाद जो दूसरी चीज टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन के बाद आपने ये देखना है कि जो सोर्सेज हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप देखें एक बेस जो यहाँ जो सोर्स लगा हुआ है इसको बी से मेंशन किया गया है और इसकी खास पहचान ये है कि पहचान तो नहीं कहना चाहिए लेकिन इसका जो डिजायर्ड ऑपरेशन है वो है कि इसको वो फॉरवर्ड बाइस करे और इतनी इसको वोल्टेज प्रोवाइड करे कि इसको प्राइमरीली ऑन कर दे पीएन को। और पीएन को जब उसने ऑन कर दिया तो फिर एन चैनल बचेगा। एन चैनल जो है वो प्राइमरीली फिर ये बैटरी जो है इससे ड्राइव होगा जो कि VCC से प्राइमरीली मेंशन है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल कलेक्टर से कनेक्टेड है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो बेस करंट से कनेक्टेड है। बेस जो टर्मिनल है उससे कनेक्टेड है। इनके नाम भी आपको जो है वो सर्किट्स के अंदर जो है वो नजर आएंगे। अभी यहाँ पे और रेजिस्टर्स और जो एक और सोर्स भी यानी जो वोल्टेज सोर्स है वो एक और सोर्स भी प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन अभी जो सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है उसमें सिंपल जो सर्किट है उसकी बुनियाद यहीं से स्टार्ट होती है। तो इस सर्किट को समझना इसकी अहमियत का अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है और इससे जो बाकी के सर्किट्स हैं वो फिर हमें समझने में उनका एनालिसिस करने में आसानी होगी। इस डीसी एनालिसिस भी होगा और उसके बाद इसका एसी एनालिसिस भी होगा और एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्किट जो है उसका एनालिसिस जो है वो हमें करना होगा। डिजाइन का कंपोनेंट भी है लेकिन हम एनालिसिस के ऊपर ज्यादा। इसके बाद नीचे इसका जो है वो ये डायग्राम हम बना चुके पहले भी और ये डायग्राम यहाँ पे भी नजर आई है। इसको भी रिपीट कर लेते हैं कि जो एरो आउटवर्ड पॉइंटिंग एरो शो करेगा कि ये एक NPN ट्रांजिस्टर है। और आउटवर्ड जो एरो है ये एमिटर जो टर्मिनल है उसको पॉइंट करेगा और बेस हमारे पास एक टर्मिनल होगा और कलेक्टर टर्मिनल होगा। अब ये करंट्स इस तरीके से इनकी डायरेक्शन है कि जो IE है that is equal to the sum of the base current and sum of the collector current. ओके सो ये जो सर्किट का ये वाला हिस्सा या सिंबल ये हमें ये चीज जो है वो बताएगा। हम सर्किट का थोड़ा से सर्किट इसके बारे में थोड़ा सा मजीद जानेंगे और जो कर्व्स हैं उनको ड्रा करेंगे। पहले जो है वो हम इस कर्व को देखना चाहेंगे। जब भी हम किसी ग्राफ को देखते हैं तो सबसे पहले हम एक्सिस को देखते हैं, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वोल्टेज है और वोल्टेज भी जो है वो बेस और जो एमीटर है उसके अक्रॉस है। तो अगर हम इसको एक साइड में एक सर्किट के तौर पर ड्रा करें तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हमारे पास बेस है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो एमीटर है। जो बेस और एमीटर करंट जो है सॉरी जो वोल्टेज है इसको हम 0 से लेके आगे बढ़ा रहे हैं
तो ये जो सर्किट है ये चूंकि एक डायोड की तरह का फंक्शन है इसका, इसमें एक तरफ बेस है और एक तरफ एमीटर है। तो हमारे पास यहाँ जो कर्व आएगी ये एक डायोड कर्व होगी, ये डायोड की कर्व है। और अगर आप इसमें देखें तो ये डायोड की कर्व मुख्तलिफ, इसमें 3 कर्व शो किए हैं। अभी सिर्फ ये सोचे कि ये डायोड की एक ही कर्व है। अब इसके बाद हम इस पैरामीटर की बात करते हैं जो यहाँ पे शो किया गया है। ये करंट इसको समझने के लिए हम इस सर्किट को यानी थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे और इसको हम थोड़ा सा ड्रा करेंगे ताकि जो कलेक्टर का कंपोनेंट है वो भी हमें नजर आ जाए। तो ये अब हमारे पास कलेक्टर है। अब अगर हम यहाँ से देखें तो ये VCE है, इसका मतलब ये होगा प्लस, यहाँ मुझे लिखना होगा प्लस और माइनस। तो ये जैसे ये VBE था, इसी तरीके से ये VCE है। तो इसमें अगर आप देखें कि जैसे जैसे ये VCE जो है इसकी वैल्यू बढ़ रही है, यानी VCE जो है वो जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये थोड़े से दूसरी तरफ जा रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा डिफरेंट अंदाज में कहूँ कि जैसे जैसे VCE की वैल्यू जो है वो कम हो रही है, यानी ये ऊपर की तरफ जाएगी ना तो कम वैल्यू हो रही है, 20 से 10, 10 से 1। तो जैसे जैसे ये वैल्यू कम हो रही है तो जो कर्व है उसका जो बिहेवियर है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्या कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ज़्यादा क्या कहते हैं वर्टिकल की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा वर्टिकल की तरफ जाने का मतलब ये हुआ कि वी कैन प्राइमरली मेक ए चेंज इन द डिवाइस बिहेवियर, जो कि यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिस्टर है उसके बिहेवियर में हम जो चेंज करेंगे या जो करेक्टरिस्टिक्स पे जो इफ़ेक्ट होगा वो इस यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट पे जो वोल्टेज अप्लाइड होगी उस पर भी डिपेंड कर रहा होगा। जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे जो है ये जो करेक्टरिस्टिक कर्व है ये राइट साइड को जो है वो होगी। तो बेहतर कौन सी होनी चाहिए ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास कौन सी एप्लीकेशन है जिसके लिए अगर हम काम करें। डिजिटल एप्लीकेशन की बात करें तो उसमें एक स्टीप यानी जो मोर स्टीप है एरो की तरफ जो जा रहा है ये बिहेवियर ज्यादा एक्सेप्टेबल होता है। तो ये थोड़ा सा हमने जो वोल्टेजेस का जो चेंज है उसका इफेक्ट देखा कि इस पे क्या है, इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ एप्लीकेशन जो सेंसिटिव एप्लीकेशन होती है उन पे इसका इफेक्ट जो है वो काफी ज्यादा हो सकता है। अब हम इसी चीज को दूसरे करेक्टरिस्टिक की तरफ देखते हैं जो कि आउटपुट करेक्टरिस्टिक कहलाते हैं। ये तो इनपुट करेक्टरिस्टिक्स है। अब आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स की तरफ आ जाते हैं। ये थोड़ी डायग्राम मजीद बड़ी करके देखनी होगी। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करते हैं। एक्स एक्सिस में हमें VCE वोल्टेज मिल रहा है और अगर हम देखें तो आउटपुट में हमें IC यानी कलेक्टर करंट जो है उसकी बात हो रही है। तो ये हम यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ असल में IC है, IC करंट शो हो रही है यहाँ पे। और अब हम इस करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि जो वोल्टेजेस है ये जैसे जैसे बढ़ रही है और हम किसी एक प्राइमरी कर्व की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर बेस करंट हमारे पास 0 है तो ये वाली कर्व हमारे पास नमूदार हुई। अगर हमारे पास बेस करंट जो है वो 0 है यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो बेस है वहाँ पे हमने जो वोल्टेज सोर्स है वो नहीं लगाया हुआ। इसको भी एक ट्रांजिस्टर की डायग्राम की मदद से समझते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास बेस है, कलेक्टर है और एमिटर है। अभी हम इस डायग्राम को समझने के बाद एक छोटी सी ब्रेक ले लेंगे, ताकि जो है वो फिर नेक्स्ट सेशन जो है वो हम एक ब्रेक के बाद स्टार्ट करेंगे। अगर हम यहाँ देखें कि अगर बेस करंट 0 है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है, या एक ऐसी वोल्टेज की वैल्यू है जो कि डायोड को कंडक्ट नहीं करवा पाई है, यानी जो VBE है वो डायोड को कंडक्ट नहीं करवा पाई है, जिसकी वजह से जो बेस करंट है वो 0 हो गया है। तो इस सूरत में एक नहायत ही यानी जो करंट की जो IC की वैल्यू, बहुत स्मॉल सी वैल्यू जो है वो हमें मिल रही है। ये IC की वैल्यू जो है ये प्राइमरीली ICEO यानी जो एक ऐसी IC की वैल्यू जिसमें जो मीटर जो है और जो टर्मिनल है ये ओपन है, इस तरफ का जो टर्मिनल इनपुट पे ओपन टर्मिनल है। इसके बाद अगर हम बात करें, जब ये जो है ये फॉरवर्ड बाइस होगा, अब फॉरवर्ड बाइस में डिपेंड करेगा कि हमने यहाँ पे कितनी वोल्टेज दी है। तो अगर हमने इतनी वोल्टेज दी है कि जो 10 माइक्रो एम्पियर की वैल्यू की करंट इसमें से फ्लो हो रही है, तो इस सूरत में ये कर्व नमूदार होगी। ये करेक्टरिस्टिक्स जो है ये बता रहे हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो तकरीबन हमें, यानी आउटपुट जो करंट है IC की जो करंट वैल्यू है तकरीबन 1 मिली एम्पेयर के पास होगी। और ये अचानक जो है वो यानी 0 और 1, या अगर इसको 1 कह लें तो इसके दरमियान में जो है ये प्राइमरीली राइज होगी और उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियली जो है वो ट्रांजिस्टर के अंदर जो चार्जेस हैं या जो इलेक्ट्रिसिटी है या जो चार्ज का फ्लो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, और ग्रेजुअली इंक्रीज करने के बाद जो फ्लो है वो स्टेबल हो जाएगा। इसी तरीके से ये कर्व जो है ये मुख्तलिफ वैल्यूज के ऊपर जो है वो ड्रॉ होंगी। जैसे 30 माइक्रो एम्पेयर्स के ऊपर ये वाली कर्व नमूदार होगी। मैं बाकी की कर्व थोड़ी देर के लिए डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है वो अब हम एक नई चीज़ सीखेंगे। और नई चीज़ ये है कि इस ये जो डायग्राम है, ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है वो कहलाता है कट ऑफ रीजन, एक हिस्सा कहलाता है सैचुरेशन रीजन, और एक हिस्सा कहलाता है एक्टिव रीजन। ट्रांजिस्टर की जो नॉर्मल बाइसिंग है, जो नॉर्मल ऑपरेशन है ट्रांजिस्टर का, उसमें ट्रांजिस्टर जो है वो एक्टिव रीजन में होता है। लेकिन जो सैचुरेशन रीजन और जो कट ऑफ रीजन है ये डिजिटल सर्किट्स में यूज होते हैं, यानी जो डिजिटल सर्किट्स होते हैं उनमें जो ट्रांजिस्टर होगा उसको हम सैचुरेशन में, या फिर हम चाहेंगे कि वो जो है कट ऑफ रीजन जो है इस रीजन में ये ऑपरेशन करे। तो इस सब्जेक्ट में हम इसको मोस्टली एक्टिव रीजन के लिए ही प्राइमरी यूज करेंगे। और एक्टिव रीजन जो है हमारा जो एक्टिव रीजन होगा उसके ऊपर हम प्राइमरी इसको रखेंगे। थोड़ा सा इसको मजीद समझ लें, बाकी चीज़ों को मैं थोड़ी देर के लिए डिलीट करना चाहूँगा। और अब हमारा फोकस जो है वो एक्टिव रीजन के ऊपर होगा। एक्टिव रीजन के अंदर जो है अगर हम देखें, थोड़ा सा यहाँ जो है वो कलर चेंज करना चाहूँगा एनोटेशन का, कि हमारे पास जो है वो एक्टिव रीजन भी ये पूरा यूटिलाइज नहीं होता है। एक्टिव रीजन भी जो है वो हम एक पर्टिकुलर जो ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद जो रीजन जिसमें हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट होना चाहिए ताकि जो हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये सही काम करे, तो ये हमारा जो है ऑपरेशनल रीजन होना चाहिए ट्रांजिस्टर का नॉर्मल ऑपरेशन के दरमियान। ये एक डायग्राम में वो बताएगा कि जो अगर हम इसके इस रीजन के बाहर रहेंगे
तो ट्रांजिस्टर जो है उसकी लाइफ कम हो जाएगी और ट्रांजिस्टर के जो ऑपरेशन है वो डिजायरेबल ऑपरेशन नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेशन है वो डिजायरेबल हो और जिस अंदाज में हमने उसको डिजाइन किया है सर्किट को और बनाया है, तो उसके लिए हमें इंश्योर करना होगा कि मुख्तलिफ कंडीशन में ट्रांजिस्टर जो है वो एक्टिव रीजन में काम कर रहा हो नॉर्मली और उसका जो ऑपरेशन जो पैरामीटर्स हैं वो इसके अंदर हो। ये पैरामीटर कौन से हैं, ये इस डायग्राम के अंदर मौजूद है। इस पैरामीटर्स में बेस करंट की वैल्यू है, इस पैरामीटर में जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज शो हो रही है वो मौजूद है और इसी तरीके से जो पैरामीटर्स यहाँ एक्स में और वाई इनपुट पे करेक्टरिस्टिक्स पे नजर आ रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे और जो वेरिएबल है ये सारे पैरामीटर्स जो है इनकी जो वैल्यूज और रेंजेस हैं वो इस रीजन के अंदर होनी चाहिए। तो इस नॉलेज के साथ हम नेक्स्ट सेशन पे इंशाल्लाह चले जाएंगे। बेटा कोई सवाल है इस सेशन के हवाले से? हमारे साथ ज़यान है। जी ज़यान, आपका कोई सवाल है? ओके, अगर कोई सवाल नहीं है तो हम इस सेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन तकरीबन 10 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे।